हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे फैक्टराइजेशन वाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ओके, लेकिन इसके पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। ठीक है, पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है कि पॉलिनोमियल में जिस वेरिएबल की बात हुई है उस पॉलिनोमियल में टर्म्स इस तरह से अरेंज हों कि वेरिएबल की एक्सपोनेंट्स जो हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट हों। जैसे कि अगर यही पॉलिनोमियल इस तरह से लिखी होती -x प्लस एक्स स्क्वायर -2, तो यहाँ पे वेरिएबल कौन सा यूज हुआ है, x। यहाँ पे फर्स्ट टर्म में वेरिएबल की एक्सपोनेंट 1 है, यहाँ पे सेकंड टर्म में वेरिएबल की एक्सपोनेंट 2 है और थर्ड टर्म में वेरिएबल की एक्सपोनेंट जो है वो 0 है। तो आप इसकी टर्म्स को देखिए और उसमें जो वेरिएबल्स यूज हुए हैं उस वेरिएबल की एक्सपोनेंट्स को देखिए। क्या ये एक्सपोनेंट डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट हैं क्या? नहीं है। तो ये पॉलिनोमियल अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है अभी। तो इस पॉलिनोमियल को आपको इस तरह से रीराइट करना पड़ेगा। ओके, अगर क्वेश्चन ऐसा दिया होता तो करना पड़ता है ऐसा, बट ऐसा इस क्वेश्चन में नहीं है। ठीक है, कभी कभी वो आपको इस तरह से टर्म्स को यहाँ वहां करके क्वेश्चन दे देते हैं, तो आपको टर्म्स को अरेंज करना पड़ेगा, है ना। इस एक्सरसाइज में तो इस तरह का क्वेश्चन है नहीं कि टर्म्स को उन्होंने यहाँ वहां किया हो। टर्म्स ऑलरेडी इस तरह से अरेंज हैं कि वेरिएबल की एक्सपोनेंट डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट हैं। ओके, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि पॉलिनोमियल में दो वेरिएबल हों। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया एक्स स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 6y स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे दो वेरिएबल हैं x और y। ठीक है, तो इसमें आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप मेन वेरिएबल कैसे ले रहे हो। अगर x आपने मेन वेरिएबल लिया है तो आप चेक कीजिए कि टर्म्स इस तरह से अरेंज हैं क्या कि x की एक्सपोनेंट डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट है। चेक कर लीजिए आप। अगर मैंने मेन वेरिएबल x लिया है तो यहाँ पे x की एक्सपोनेंट 2 है, यहाँ पे x की एक्सपोनेंट 1 है और यहाँ पे x की एक्सपोनेंट 0 है ना। तो ये पॉलिनोमियल अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ओके, आप चाहें तो मैंने वेरिएबल y को भी ले सकते हैं, है ना। तो फिर आपको फर्स्ट टर्म कौन सी लेनी पड़ेगी, 6y स्क्वायर। ओके, कौन सी लेनी पड़ेगी, 6y स्क्वायर, क्योंकि y की सबसे ज्यादा एक्सपोनेंट इसी टर्म में है। ओके, उसके बाद हमें कौन सी टर्म लेनी पड़ेगी जिसमें एक्सपोनेंट 2 से कुछ कम हो, ये वाली लेनी पड़ेगी 5xy, क्योंकि यहाँ पे एक्सपोनेंट y की कितनी है, 1 है। ओके, और फिर y की एक्सपोनेंट यहाँ पे 0 है, तो आप ये वाली टर्म ले लेंगे। तो अगर आपने मेन वेरिएबल y लिया है तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है इस पॉलिनोमियल का। ओके, और इस तरह से भी फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाली प्रोसेस कैसे करनी है वो अभी मैं डिस्कस करने वाला हूं, लेकिन आपको पहले ये समझना है कि पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी रहे। तो वही मैं आपको समझाना चाहता हूं कि पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी रहे, है ना। अगर आपको क्वेश्चन में एक ही वेरिएबल वाली पॉलिनोमियल गिवन है तो टर्म्स इस तरह से अरेंज होनी चाहिए कि वेरिएबल की एक्सपोनेंट डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखें। ओके, और अगर दो वेरिएबल हैं तो आपको सिलेक्ट करना है कि मेन वेरिएबल कौन सा लेना है। उस तरह से टर्म्स इस तरह से अरेंज कीजिए आप कि वेरिएबल की एक्सपोनेंट डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट रहे। ओके, हो सकता है क्वेश्चन ऐसा लिखा होता, यही वाला क्वेश्चन कैसे लिखा होता, 5xy प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर। ठीक है, अगर क्वेश्चन इस तरह से लिखा होता तो आप चाहे x को मेन वेरिएबल ले लीजिए चाहे y को मेन वेरिएबल ले लीजिए, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है ना। क्योंकि अगर आप x को मेन वेरिएबल लेंगे तो आप देख लीजिए x की एक्सपोनेंट यहाँ पे 1 है, x की एक्सपोनेंट यहाँ पे 2 है और x की एक्सपोनेंट 0 है यहाँ पर, है ना। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में तो सेट नहीं है x की एक्सपोनेंट। ओके, और अगर मेन वेरिएबल आपको y भी लेना है तो आप y भी ले सकते हैं। देखिए y की एक्सपोनेंट यहाँ पे 1 है, y की एक्सपोनेंट यहाँ पे 0 है, यहाँ पे y नहीं है तो y रेज़ टू द पावर 0 लिख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लिख लीजिए। अच्छा चलिए, y रेज़ टू द पावर 0 और ये y रेज़ टू द पावर 2 है। तो आप देख सकते हैं कि अगर इस तरह से क्वेश्चन होता तो यहाँ पे y की एक्सपोनेंट भी डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है ना। पहले 1 फिर 0 फिर 2। तो ये जो क्वेश्चन है वो किसी भी तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो इस क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के दो तरीके हैं, या तो x को मेन वेरिएबल ले लिया जाए जो कि इस तरह से है, या तो y को मेन वेरिएबल ले लिया जाए जो कि इस तरह से है। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं और देखते हैं कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म
का यूज करके हम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, है ना। लेकिन आप ये बात हमेशा याद रखना कि पॉलिनोमियल अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखी है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा, है ना। तो ये क्वेश्चन आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले से लिखा है, इसको हम अब सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हम करते कैसे हैं। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, जो कि पहले ही से है। और अब हम क्या करेंगे कि फर्स्ट टर्म का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट देखेंगे जो कि 1 है, और थर्ड टर्म को देखेंगे जो कि -2 है ना। आपको इस माइनस को स्किप नहीं करना है ना। अगर माइनस लगा है तो उसको स्किप नहीं करना है, उसको लेना है आपको। फिर थोड़ा सा रफ वर्क हम यहाँ पे करेंगे। हम इसमें क्या करेंगे कि फर्स्ट टर्म का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट और थर्ड टर्म का मल्टीप्लाई देखेंगे कि कितना आ रहा है। कितना आ रहा है? 1 मल्टीप्लाई -2 कितना आएगा? -2 आएगा। अब आपको दो नंबर ऐसे सोचने हैं कि जिनका मल्टीप्लाई करें तो -2 आए, और उन्हीं नंबर्स को अगर प्लस या माइनस करें तो बीच की टर्म में जो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है वो आ जाना चाहिए। ओके, यहाँ पे बीच की टर्म में न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट -1 है। मैं फिर से बता देता हूँ, फर्स्ट और थर्ड का हम मल्टीप्लाई करेंगे, -2 आ रहा है। दो नंबर ऐसे सोचने हैं आपको जिनका मल्टीप्लाई -2 आए और प्लस या माइनस करने पे -1 आए। ओके, तो वो दो नंबर कौन से हैं, यहाँ पे आपको सोचने पड़ेंगे। मान लीजिए इस बॉक्स में मुझे दो नंबर लेने हैं, इनका मल्टीप्लाई -2 आ जाना चाहिए। ओके, तो मैंने जैसे नंबर लिया -1 और 2, तो इनका मल्टीप्लाई तो -2 आ जाएगा। लेकिन प्लस या माइनस करने पे मुझे -1 मिल रहा है या नहीं, ये भी देखना पड़ेगा। तो चेक कीजिए, -1 और ये +2, तो ये तो +1 आएगा। तो ये वाले जो नंबर हमने सिलेक्ट किए थे वो हमारा सही अंदाजा नहीं है। ओके, मैं आपको समझाने के लिए इतना सब कर रहा हूँ, मुझे पता है कि वो दो नंबर कौन से हैं, है ना। और प्रैक्टिस करते करते आपको भी ये जल्दी से पता लग जाया करेगा। ओके, तो वो नंबर मैं फिर से सोचता हूँ यहाँ पे बॉक्स में जिनका मल्टीप्लाई -2 आए, तो वो दो नंबर कौन से हो जाएंगे? 1 और -2। ठीक है, +1 और -2, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे -2 आ रहा है। और अगर मैं 1 प्लस -2 करूंगा, है ना, तो ये प्लस माइनस टकरा के माइनस हो जाएगा और ये -1 भी आएगा। तो दो नंबर कौन से हो गए जो मैंने सोचे? +1 और -2। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई करने पे -2 आ रहा है और प्लस करने पे -1 आ रहा है। ओके, तो बीच वाली टर्म को हम उन्हीं नंबर्स की हेल्प से स्प्लिट करेंगे जो दो नंबर हमने सोचे हैं। ओके, क्या सोचे हैं? +1 मीन्स यहाँ लिख लेंगे +1x, और दूसरा सोचा है -2 मीन्स -2x। ठीक है, x साथ में रहेगा, ठीक है ना। आप चेक कर सकते हैं कि +1x और -2x, ये प्लस का ये माइनस का माइनस हो जाएंगे और -1x ही आएगा, है ना। तो -1x को मैंने रीराइट कर दिया इस तरह से, है ना। मतलब -1x को मैंने स्प्लिट कर दिया इनटू टर्म्स में, और इतने का मतलब भी -1x ही है। ठीक है, फर्स्ट टर्म एज इट इज रहेगी 1x² और थर्ड टर्म भी एज इट इज रहेगी -2। चलिए इनकी ग्रुपिंग करेंगे अब, 1x² और 1x, इन दोनों में से देखिए ज्यादा से ज्यादा क्या कॉमन आ रहा है? 1 कॉमन आ रहा है ना। और x² यहाँ है, x यहाँ है, छोटी एक्सपोनेंट वाला वेरिएबल कॉमन आता है तो x कॉमन आ जाएगा। बचेगा क्या? इन दोनों के बारे में बात कर रहा हूँ अभी मैं। तो अंदर x बचेगा और +1 बचेगा। ओके, x +1 बचा रह जाएगा। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 1x का x में होगा तो 1x² और 1x का 1 में होगा तो 1x। ओके, तो सब कुछ सही है। यहाँ पे भी देखिए ज्यादा से ज्यादा क्या कॉमन आ रहा है? माइनस कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, है ना, और ज्यादा कॉमन नहीं आ रहा कुछ भी। तो यहाँ क्या बचेगा? x। ओके, x बचेगा, और ये जो माइनस होता है वो प्लस मल्टीप्लाई माइनस से बना होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा? प्लस बचा रह जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई 1 होता है ये, तो अंदर 1 बचा रह जाएगा। तो आप -2 का मल्टीप्लाई x में करके देखिए -2x, और -2 का मल्टीप्लाई +1 में करके देखिए तो -2, है ना। तो सब कुछ सही है, माइनस कॉमन आ गया ना यहाँ पे, तो ये प्लस बचा। अब पूरे एक्सप्रेशन में से x +1 कॉमन आ रहा है, तो x +1 कॉमन ले लेंगे, और फिर बचेगा क्या हमारे पास सेकंड ब्रैकेट में? 1x - 2 मीन्स x - 2, है ना। ये 1x भी लिख सकते हो आप। तो इस पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन इस तरह से हो गया है। आप चाहें तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करने में -2x पहले लिख सकते थे और +1x बाद में लिख सकते थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके, यू कैन नोट इट डाउन।
तो बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले ही से है, क्योंकि जो टर्म्स अरेंज हैं उनमें p की एक्सपोनेंट इस तरह से है कि वो एक्सपोनेंट डिसेंडिंग ऑर्डर में है ना। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले ही से है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट देखेंगे जो कि 1 है, और थर्ड टर्म देखेंगे जो कि +35 है। तो 1 का और +35 का मल्टीप्लाई कितना आया, +35। दो नंबर ऐसे सोचने हैं जिनका मल्टीप्लाई +35 आए और प्लस या माइनस करने पे +12 आए, है ना। बीच वाली टर्म को हम उन्हीं दो नंबर की हेल्प से स्प्लिट कर देंगे। तो दो नंबर सोचिए जिनका मल्टीप्लाई 35 आना चाहिए और प्लस या माइनस करने पे 12 आ जाना चाहिए, प्लस का 12 आ जाना चाहिए। ओके, तो वो दो नंबर कौन से हो जाएंगे, आप यहाँ पे सोचिए इन बॉक्स में मैं कौन से दो नंबर रखूं जिनका मल्टीप्लाई 35 आ जाए, पॉजिटिव 35। ओके, तो 7 और 5, ठीक है, पॉजिटिव 7 और पॉजिटिव 5, इनका मल्टीप्लाई पॉजिटिव 35 आएगा और उनको प्लस करने पे प्लस का 12 भी आएगा, है ना। तो दो नंबर कौन से सिलेक्ट हुए हमारे, पॉजिटिव 7 पॉजिटिव 5। बीच वाली टर्म को इस तरह से स्प्लिट कर देंगे हम, +7p +5p। ओके, ये बीच वाली टर्म जो है उसको दो हिस्सों में मैंने तोड़ दिया है, किन नंबर्स की हेल्प से, जो दो नंबर मैंने सोचे थे, है ना। और 7p + 5p ये 12p ही आएगा। तो बीच वाली टर्म स्प्लिट हो गई है, फर्स्ट टर्म एज इट इज आ जाएगी जो कि p² थी, और थर्ड टर्म +35। यहाँ पे आप 1 लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ना भी लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट और सेकंड टर्म से देखिए क्या कॉमन आ रहा है ज्यादा से ज्यादा, p⁻² है, p⁻1 है, कम एक्सपोनेंट वाला कॉमन आएगा तो p कॉमन आएगा, बचेगा क्या हमारे पास ब्रैकेट में, p बचेगा, क्योंकि 2 बार p था, एक बाहर है, यहाँ पे एक बार p था, बाहर है, 7 अकेला बचेगा। इनमें से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, एचसीएफ लीजिए, 5 और 35 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। तो +5 कॉमन ले लेंगे हम, बचेगा क्या, p। 35 का मतलब है 7 × 5, तो उसमें से 5 बाहर है, 7 अंदर रहेगा। आपको समझ में ना आए कि यहाँ पे क्या बच रहा है, तो जो कॉमन लिया है आपने उससे इसमें डिवाइड कर दीजिए, 7 आएगा तो 7 अंदर है। एक बार मल्टीप्लाई करके आपको जरूर देखना है कि ऊपर वाली जो लाइन है वो बढ़ रही है या नहीं। p का मल्टीप्लाई p में p², p का मल्टीप्लाई 7 में 7p, 5 का मल्टीप्लाई p में 5p, 5 का मल्टीप्लाई 7 में 35। ओके, तो कोई गलती नहीं है। अब पूरे एक्सप्रेशन से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, p + 7 कॉमन आ रहा है और p + 5 आपका सेकंड ब्रैकेट में आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से आपका फैक्टराइजेशन हो जाएगा, यू कैन नोट इट डाउन। तो बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं ये देख लीजिए। वेरिएबल की एक्सपोनेंट 2 है, फिर वेरिएबल की एक्सपोनेंट 1 है, फिर वेरिएबल की एक्सपोनेंट 0 है, मतलब जो एक्सपोनेंट है वेरिएबल की वो डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट है। तो ये जो पॉलिनोमियल है स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ओके, अगर नहीं होता स्टैंडर्ड फॉर्म में तो हम करते स्टैंडर्ड फॉर्म में। फर्स्ट टर्म का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट 1 है और थर्ड टर्म -54 है। ओके, -54, माइनस को आपको भूलना नहीं है। तो 1 और -54 का मल्टीप्लाई कितना आएगा, -54 आएगा। कितना आएगा, -54। दो नंबर आपको ऐसे सोचने हैं जिनका मल्टीप्लाई -54 आए और प्लस या माइनस करने पे -3 आए। ओके, तो वो दो नंबर कौन से हो जाएंगे, सोचिए। यहाँ पे मैंने दो बॉक्स बनाए और आप सोचिए कि कौन से दो नंबर हैं जिनका मल्टीप्लाई -54 आए, और ये कंडीशन भी फॉलो होनी चाहिए कि उनको प्लस या माइनस करें तो -3 आए। ओके, जो बीच का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है -3, वो आना चाहिए प्लस या माइनस करने पे। ओके, तो कौन से नंबर हो जाएंगे, 6 और -9, 6 9 जा 54 और माइनस का 54 आएगा, और 6 -9 करूंगा अगर मैं तो -3 भी आएगा। ठीक है, तो मेरे नंबर कौन से हो गए, वो 6 और -9। बीच वाली टर्म को मैं इन्हीं नंबर की हेल्प से स्प्लिट करूंगा, कैसे, +6z -9z। ओके, बीच वाली टर्म को मैंने इस तरह से स्प्लिट कर दिया दो हिस्सों में। फर्स्ट टर्म एज इट इज आएगी और थर्ड टर्म भी अभी एज इट इज आएगी। अब कॉमन ले लीजिए आप 2 2 का ग्रुप बना के, तो यहां से z कॉमन आएगा, z +6 बचेगा। देखिए दूसरा ब्रैकेट भी ऑलरेडी इसी टाइप का बचता है। ओके, तो यहां भी z +6 ही आएगा। तो देख लीजिए इन दोनों में से क्या कॉमन आया होगा,
पहले तो माइनस कॉमन आया होगा क्योंकि अंदर तो प्लस है, अब यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस आ चुका है ना। और यहाँ पे 9z था माइनस का, तो यहाँ तो z अकेला, तो 9 भी आया होगा कॉमन। आप एक बार मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, लेकिन z का z में z स्क्वायर, z का 6 में 6z, ओके। माइनस 9 का z में माइनस 9z, और माइनस 9 का प्लस 6 में माइनस 54, ओके। सब कुछ सही है। पूरे एक्सप्रेशन से z प्लस 6 कॉमन आ जाएगा, और फिर बचेगा हमारे पास z माइनस 9। तो दिस इज द फैक्टराइजेशन ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले ही से है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको डिस्कस कर ही चुका हूँ क्या होता है। यहाँ पे न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट 1 है और थर्ड टर्म आपकी प्लस 30 है। तो 1 और प्लस 30 का मल्टीप्लाई प्लस 30 आएगा। क्या आएगा? प्लस 30। आपको दो नंबर ऐसे सोचने हैं जिनका मल्टीप्लाई 30 आए और प्लस या माइनस करने पे बीच का जो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है प्लस 11 वो आए। ठीक है, तो दो नंबर कौन से हो जाएंगे? पॉजिटिव 6 एंड पॉजिटिव 5। इनका मल्टीप्लाई करने से 30 आएगा पॉजिटिव, और 6 प्लस 5 करने से पॉजिटिव 11 भी आएगा। ठीक है, तो हमारे दो नंबर कौन से हैं? पॉजिटिव 6 पॉजिटिव 5। इनकी हेल्प से हम बीच वाली टर्म को स्प्लिट कर देंगे, तो प्लस 6s प्लस 5s। ओके, बीच की टर्म आपकी स्प्लिट हो गई, और फर्स्ट टर्म एज इट इज एस स्क्वायर, और थर्ड टर्म एज इट इज 30। ओके, फर्स्ट और सेकंड टर्म से आप कॉमन ले लीजिए, तो s आएगा कॉमन, यहाँ पे s प्लस 6, तो दूसरा ब्रैकेट भी ऑटोमेटिकली s प्लस 6 ही आएगा। कॉमन क्या आया होगा? 5 कॉमन आया होगा, और प्लस 5 कॉमन आया होगा, है ना। चलिए मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, s का s में s स्क्वायर, s का 6 में 6s, 5 का s में 5s, 5 का 6 में प्लस 30। ओके, पूरे एक्सप्रेशन से s प्लस 6 कॉमन आ रहा है, और बचेगा क्या? s प्लस 5। यू कैन नोट इट डाउन। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये पहले तो आप ये देखिए कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है ये, है ना। और आप ये भी देखिए कि एक्सरसाइज 7.1 में जो क्वेश्चन हमने किए थे उन क्वेश्चंस की तरह से ही तीनों टर्म का HCF हम कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे, है ना। तीनों टर्म्स 2 से डिवाइड हो रही हैं, तो यहाँ पे 2 कॉमन लिया जा सकता है ना। तो हम बिग ब्रैकेट में रख लेंगे बचे हुए टर्म्स को। 2 बाहर है यहाँ पे, तो b स्क्वायर बचा। यहाँ पे 32 में से 2 बाहर है ना, 2 मल्टीप्लाई 16 है ये, तो 2 बाहर है, तो ये 16 बचा। आप 2 का डिवाइड भी कर सकते हैं 32 में, तो 16 बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा? 64 बचेगा, है ना। 128 में से 2 कॉमन आ चुका है, 128 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई 64, तो 2 तो बाहर है, 64 अंदर है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो जो 2 कॉमन लिया है उस 2 से इसमें डिवाइड कर दीजिए, तो 64 बचा है अंदर। ठीक है, तो 2 तो बाहर है, और जो अंदर चीज है बिग ब्रैकेट के उसको हम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे अभी तक करते आए हैं, है ना। यहाँ पे बी स्क्वायर का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट 1 और थर्ड टर्म जो है वो प्लस 64, इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस 64। तो दो नंबर आपको ऐसे सोचने हैं जिनका मल्टीप्लाई 64 आए और प्लस या माइनस करने पे 16 आए। ठीक है, तो वो दो नंबर कौन से हैं? 8 और 8 हैं। कौन से हैं? पॉजिटिव 8 मल्टीप्लाई पॉजिटिव 8, मल्टीप्लाई 64 आएगा इनका, और इन दोनों को अगर प्लस कर देंगे तो 16 भी आएगा, है ना। हालांकि ये वाला जो अंदर का क्वेश्चन है वो आइडेंटिटी से भी सॉल्व हो सकता है ना, क्वेश्चन 1 की तरह। ओके, लेकिन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म उन्होंने बोला है, तो हम उससे कर देंगे। चलिए आगे देखते हैं, तो बीच वाली टर्म को हम स्प्लिट करेंगे, 1b स्क्वायर एज इट इज रहेगा और प्लस 64 एज इट इज रहेगा। बीच वाली टर्म को स्प्लिट करते हैं हम किसमें? प्लस 8 और प्लस 8 की हेल्प से, तो प्लस 8b और प्लस 8b, ये बीच वाली टर्म जो है वो हमने दो भागों में स्प्लिट कर दी, तो 2 तो एज इट इज ही रहेगा लास्ट तक। ठीक है, इन दोनों से कॉमन लीजिए, क्या आ रहा है? 1 कॉमन आएगा, 1 को लिखना कंपलसरी नहीं है मल्टीप्लाई में, और b कॉमन आएगा। ओके, तो बचेगा b प्लस 8। ओके, b दो बार था, एक बार बाहर है एक बार अंदर है, b यहाँ पे एक बार था बाहर है, अकेला 8 बचा, तो सेकंड ब्रैकेट में भी ऑटोमेटिकली b प्लस 8 बचेगा। तो इन दोनों टर्म से बाहर क्या आया होगा? देखो b अंदर है तो 8 बाहर होगा, और प्लस 8 भी था, इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस 8 भी हो जाना चाहिए,
तो +8 ले लेंगे यहाँ पे हम, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देखिए एक बार, b का b में b स्क्वायर, b का 8 में 8b, 8 का b में 8b, 8 का 8 में 64। ओके, तो 2 एज इट इज, b प्लस 8 कॉमन आ जाएगा आपका और सेकंड ब्रैकेट में बचा रह जाएगा b प्लस 8, ठीक है। अब बैक ब्रैकेट को आप हटा भी सकते हैं, तो फाइनल आंसर आपका 2b प्लस 8 एंड b प्लस 8। इस तरह से आपका ये फैक्टराइजेशन हो गया है। तो बच्चों नेक्स्ट पॉलिनोमियल देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में ये पहले ही से है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट यहाँ पे 1 और थर्ड जो टर्म है वो -84 है। इन दोनों का मल्टीप्लाई आ रहा है -84। कितना आ रहा है? -84। आपको दो नंबर सोचने हैं जिनका मल्टीप्लाई -84 आए और प्लस या माइनस करने पे +8 आए। तो दो नंबर कौन से हो जाएंगे वो आपके? -6 एंड 14। देखिए कौन से हो जाएंगे? -6 मल्टीप्लाई +14, इनका मल्टीप्लाई -84 आएगा और -6 प्लस 14, ये 14 प्लस का है ना, ओके। ऐसा करने पे हमें +8 भी मिलेगा, जो कि बीच का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है। ओके, बीच का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे? +8। ओके, तो ये मिल रहा है हमको +8। ओके, तो हमारे दो नंबर कौन से सिलेक्ट हुए हैं? -6 और +14। तो बीच वाली टर्म को हम स्प्लिट कर देंगे, -6p प्लस 14p। फर्स्ट और थर्ड टर्म एज इट इज रहेगी, ये p स्क्वायर है और ये -84 है, ठीक है। कॉमन लीजिए इन दो टर्म से, तो p कॉमन आएगा, बचेगा p-6, तो ऑटोमेटिकली यहाँ भी p-6 बचेगा। जब p-6 यहाँ पे बचा है तो कॉमन क्या आया होगा इन दोनों से? 14 कॉमन आया होगा, वो भी पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव 14p चाहिए हमको इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से। एक बार मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, p का p में p स्क्वायर, p का -6 में -6p, 14 का p में 14p, 14 का -6 में -84। ओके, पूरे एक्सप्रेशन से p-6 कॉमन आ रहा है ना, तो बचेगा क्या? p प्लस 14। यू कैन नोट इट डाउन। तो अच्छा, नेक्स्ट पॉलिनोमियल देखिए आप, इसमें भी सारी टर्म्स आपकी 4 से डिवाइड हो रही हैं, है ना। तो इन सारी टर्म्स का एचसीएफ 4 है और 4 कॉमन लिया जा सकता है, तो 4 को आप कॉमन ले लीजिए। बचेगा क्या अंदर? एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्या बचेगा? इसमें 4 से डिवाइड कर दीजिए तो पता चल जाएगा क्या बचा है ना। तो क्या बचा है? 14x प्लस 4 से डिवाइड कर रहा हूँ मैं, 4 और 9, यहाँ पे 49 बचा है ना। तो 4 तो कॉमन आ गया है और अंदर जो पॉलिनोमियल बचा है आपके पास, उसको बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की हेल्प से हम फैक्टराइज करेंगे। तो देखिए ये पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले ही से है, यहाँ पे न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे थर्ड टर्म 49 है। ओके, इन दोनों का मल्टीप्लाई +49 है। दो नंबर आपको सोचने हैं जिनका मल्टीप्लाई 49 हो और प्लस या माइनस करने पे -14 आए। यहाँ पे बीच की टर्म का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या है? -14, है ना। तो वो दो नंबर कौन से हो जाएंगे आपके? -7 मल्टीप्लाई -7, -7 मल्टीप्लाई -7। पहला नंबर -7 और दूसरा नंबर भी -7, इनका मल्टीप्लाई +49 आएगा और -7 करने से -14 आएगा। ओके, तो दो नंबर कौन से सिलेक्ट हैं आपके? -7 और दूसरा भी -7 है। बीच की टर्म को स्प्लिट कर देंगे, 4 एज इट इज है यहाँ पे। बीच की टर्म को कैसे स्प्लिट करेंगे? इन नंबर्स की हेल्प से, -7x। ओके, फर्स्ट टर्म एज इट इज और थर्ड टर्म एज इट इज। सिमिलरली सॉल्व करेंगे, 4 एज इट इज, इन दोनों टर्म से x कॉमन आएगा, x-7 बचेगा, दूसरे ब्रैकेट में भी x-7 बचेगा। तो कॉमन क्या आया होगा? इन दोनों टर्म से क्या कॉमन आया होगा कि x-7 बचा है ना। देखिए -7x था ये और अंदर पॉजिटिव x है, तो -7 कॉमन आया होगा। ओके, ये बिग ब्रैकेट बंद कर देते हैं। एक बार मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, x का x में एक्स स्क्वायर, x का -7 में -7x, -7 का x में -7x और -7 का -7 में +49। ओके, सब कुछ सही है। तो आगे देखिए, 4 एज इट इज, x-7 कॉमन ले लिया जाएगा और बचेगा हमारे पास x-7, ठीक है। आप अगली लाइन में बिग ब्रैकेट को स्किप कर सकते हैं, तो 4x-7 एंड x-7, दिस इज द फैक्टराइजेशन, यू कैन नोट इट डाउन। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये पॉलिनोमियल आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में रिटर्न है ऑलरेडी। ओके, तो यहाँ पे न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ पे थर्ड जो टर्म है वो +21 है।
इन दोनों का मल्टीप्लाई +21 है। 2 नंबर आपको ऐसे सोचने हैं जिनका मल्टीप्लाई +21 आए और प्लस या माइनस करने पे बीच वाली टर्म का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट -10 आए। ओके, तो वो 2 नंबर कौन से हैं आपके? सोच लीजिए। -3 मल्टीप्लाई -7। ओके, इनका मल्टीप्लाई करने से +21 आएगा और -3 -7 करने से -10 भी आएगा। ओके, ठीक है। अगर आप +3 और +7 लेंगे तो उनका मल्टीप्लाई +21 तो आ जाएगा, लेकिन जब उनको प्लस करेंगे हम तो +10 आ जाएगा, है ना? तो वो आप सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो बीच की टर्म को इनकी हेल्प से स्प्लिट कर दीजिए। -3r -7r। ओके, थर्ड टर्म एज इट इज और फर्स्ट टर्म भी एज इट इज। इन दोनों टर्म से कॉमन क्या आया? r बचेगा r-3 और यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली वही बचेगा r-3। देखिए -7r था और अंदर पॉजिटिव r है तो -7 कॉमन आया होगा। ठीक, चलिए एक बार चेक कर लीजिए कि मल्टीप्लाई करने के बाद ऊपर वाली लाइन बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। r का r में मल्टीप्लाई r², r का -3 में मल्टीप्लाई -3r, -7 का r में मल्टीप्लाई -7r, -7 का -3 में मल्टीप्लाई +21। ओके, सब कुछ सही है। पूरे एक्सप्रेशन से r-3 कॉमन ले सकते हैं तो बचेगा क्या हमारे पास? r और -7। ठीक है, दिस इज द फैक्टराइजेशन ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, यू कैन नोट इट डाउन। तो बच्चों नेक्स्ट पॉलिनोमियल देखिए, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ये पहले से ही है। यहाँ पे न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ पे थर्ड टर्म -38 है। ओके, 1 और -38 का मल्टीप्लाई आएगा आपका -38। ओके, 2 नंबर आपको ऐसे सोचने हैं जिनका मल्टीप्लाई -38 आए और प्लस या माइनस करने पे बीच की टर्म का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट -17 आए। ओके, तो 2 नंबर कौन से हो जाएंगे वो? सोचिए ये 2 नंबर कौन से होंगे जिनका मल्टीप्लाई करने पे -38 आए। ओके, तो वो 2 नंबर ले रहा हूं मैं, -19 और +2। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे -38 आएगा और -19 + 2 करने पे -17 भी आएगा। ओके, अगर आप ऐसा ले लेते हैं, कैसा मैं बता देता हूं कि 19 प्लस का ले लिया आपने और 2 माइनस का ले लिया तो मल्टीप्लाई तो -38 आ जाएगा, लेकिन 19 -2 करने से +17 आएगा, है ना? जबकि आपको -17 चाहिए, तो आपका ये वाला अंदाजा कैसा हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। नंबर सिलेक्टेड कौन से हैं? -19 + 2। बीच वाली टर्म को स्प्लिट कर दीजिए, -19p + 2p। थर्ड टर्म एज इट इज और फर्स्ट टर्म भी एज इट इज। फर्स्ट और सेकंड टर्म से p कॉमन आएगा, p बचेगा और -19 बचेगा। तो सेकंड ब्रैकेट इसी तरह से होगा, p -19, ये 2p था, कॉमन क्या आया होगा? +2। ओके, कई बच्चे यहाँ पे साइन लगाना भूल जाते हैं, आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है। ओके, आगे देखिए, p -19 पूरे एक्सप्रेशन से कॉमन आ जाएगा, बचेगा p + 2। ओके, यू कैन नोट इट डाउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो पॉलिनोमियल है स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले ही से गिवन है। ओके, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट फर्स्ट टर्म का 1 है और यहाँ पे थर्ड जो टर्म है वो +216 है। इनका मल्टीप्लाई +216 आएगा। 2 नंबर आपको ऐसे सोचने हैं जिनका मल्टीप्लाई प्लस का 216 आए और प्लस या माइनस करने पे प्लस का 30 आए। ओके, तो कोई बड़ा मल्टीप्लिकेशन आ रहा है तो आपको नंबर कैसे सोचने हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। आप इस मल्टीप्लिकेशन का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए रफ कॉपी पे। तो ये 108 आया, ये 54 आया, ये 27, ये 9, ये 3, 3, 3 और ये 1। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इन सब नंबर का मल्टीप्लाई तो 216 ही आएगा। अब आपको ऐसे ग्रुप बनाने हैं इसमें कि प्लस या माइनस करने पे 30 भी आ जाए। ओके, तो देखिए ट्राई करते हैं। हमने अगर इन 3 का ग्रुप बनाया और इन 3 का ग्रुप बनाया तो ये कितना हो जाएगा? 8, 2, 2, 2, 8 हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा आपका? 27। तो 27 और 8 का मल्टीप्लाई करने से 216 तो आएगा, लेकिन आप ये चेक कीजिए कि इनका प्लस या माइनस करने से 30 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, तो आपका ये अंदाजा गलत हो गया। ठीक है, इस तरह से आपको
यहाँ पे ग्रुप बनाने हैं, ओके। और ये चेक करना है कि बीच की टर्म की जो कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे और ग्रुप देखते हैं हम, देखिए जैसे मैंने ये वाला ग्रुप लिया है ना, और इसका इसका और इसका ग्रुप लिया। आपको बार बार ट्राई करना पड़ेगा, ये प्रैक्टिस से आपको आ जाएगा ये, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 ये कितना हो गया आपका 18 हो गया, और 2 मल्टीप्लाई 3 ये कितना हो गया आपका 12 हो गया, है ना। तो 18 और 12, 18 मल्टीप्लाई 12, इनका मल्टीप्लाई करने से यही मिलेगा हमको, ठीक है। मल्टीप्लाई करने से तो आपको यही मिल रहा है, कोई सा भी आप कॉम्बिनेशन ले लीजिए। और इन दोनों का प्लस करने से 30 मिल रहा है हमको, है ना। तो हम ये वाला कॉम्बिनेशन ले लेंगे, ठीक है। किसका 18 का, और 2 मल्टीप्लाई 3 मतलब 12 का, ओके। तो बीच वाली टर्म को इन्हीं नंबर की हेल्प से स्प्लिट कर देंगे, 18x प्लस 12x, और थर्ड टर्म एज इट इज, और फर्स्ट टर्म भी एज इट इज, ओके। फर्स्ट और सेकंड टर्म से x कॉमन आ रहा है, बचेगा x प्लस 18, तो ऑटोमेटिकली x प्लस 18 यहाँ भी बचेगा, ठीक है। यहाँ पे 12x था, x अंदर है तो प्लस 12 कॉमन आया होगा। पूरे एक्सप्रेशन से x प्लस 18 कॉमन आ रहा है, तो बचेगा क्या x प्लस 12, ठीक है। यू कैन नोट इट डाउन।